फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब बताओ, व्हाट डू मीन बाय प्रोप्राइटर, व्हाट डू मीन बाय सोल, तो व्हाट डू मीन बाय सोल प्रोप्राइटर? सिंगल ओनर, यस। तो ऐसे इंसान के हम बुक्स बनाने वाले हैं जिसकी एक कंपनी है, एक फर्म है, पर वो सिंगल ओनर, ठीक है, कंपनी नहीं है क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग अलग होती है, एक फर्म है बेसिकली अनरजिस्टर्ड टाइप की, ठीक है, और उसका हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है ये, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट और व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस। ये चैप्टर पढ़े क्यों, जैसे हर चैप्टर के पीछे तुमको रीजन बताता हूँ। बीआरएस क्यों पढ़े, रिकंसिल करने के लिए, ठीक है, लेजर क्यों बनाया, जर्नल क्यों बनाया, सब कुछ के पीछे रीजन था। इस चैप्टर के पीछे क्या रीजन है, ये चैप्टर हम पढ़े क्यों, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, तुमको तुम्हारी पहली क्लास में बताया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कि हर बिजनेस को इच्छा होती है जानने की कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पूरे साल में, प्लस साल के अंतिम दिन हम लोग किस पोजीशन पे खड़े हैं, यानी कि हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बताती है, हम किस पोजीशन पे खड़े हैं उस दिन, हमारे पास कितने वर्थ रुपीस की एसेट है और कितने वर्थ रुपीस की लायबिलिटीज है, वो हमको बताती है, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाना जरूरी है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जान पाए और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान पाए। वन मोर थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए भी बनाना जरूरी है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन लोग इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के रिजल्ट जानने में। तो बात उठती है यूजर्स कौन होते हैं, ऑफ कोर्स तुम लोग भूल गए होगे, मुझे पता है, मैं याद दिलाना चाहूंगा। दो टाइप के यूजर्स तुमको इस दुनिया में दिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, है ना। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, फर्म के अंदर के लोग, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट और खुद प्रोप्राइटर, तो मैनेजमेंट के अंदर वो उसमें आ गया, या मतलब ओनर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो तो इतने सारे वैसे 1% कंपनी में होते नहीं है। सिंपल शब्द में बोले तो मैनेजमेंट यूज करेगी, इंप्लॉयज यूज करेंगे चेक करने के लिए, ठीक है, कि हम लोगों को ये लोग सैलरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो चले भाई कहीं और चल के काम करते हैं, है ना। तो ऐसे इंटरनल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर बहुत सारे होते हैं, कौन कौन, गवर्नमेंट, कॉमन सिटीजन, शेयर होल्डर्स, है ना, ये सब लोग। तो ये सब कौन है, एक्सटर्नल यूजर, इन्वेस्टर्स, है ना, इन लोग कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स है। इन लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर अपना भाई, कि क्रेडिट में देना है इसको कि नहीं देना है, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा पैसा, तो इन लोग कौन है, एक्सटर्नल यूजर। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल यूजर्स को सर्व करने के लिए और अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग, या प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली नाम लिखा है सोल प्रोप्राइटर क्योंकि ये स्पेसिफिकली सोल प्रोप्राइटर्स को ही एप्लीकेबल है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो हम कंपनी का भी बना लेंगे, हम पार्टनरशिप का भी बना लेंगे, नहीं, पार्टनरशिप का अलग बनता है, कंपनी का अलग बनता है। कंपनी का तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बनता है, उसका तो प्रिस्क्राइब्ड मोड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या बनाना होता है, इसके अंदर हमको सबसे पहले बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला कार्यक्रम जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट नीचे बनता है, ठीक है। और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तुम्हारी बुक के हिसाब से बोलो तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा अगर ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, अगर ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं हुई तो फिर शुरू से चेक करो क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये सब बनाएंगे कैसे, ये सब हम लोग ट्रायल बैलेंस का यूज करके बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस उठा उठा के हम लोग ये सब बनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें तुमको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर का फोकस है, तुमको फॉर्मेट याद कराना, तो इसलिए एक पार्ट में विदाउट एडजस्टमेंट तुमको सिर्फ आंख बंद करके आइटम्स उठाने हैं और इन तीन में से किसी एक जगह पे डालना है, दैट्स ऑल, ठीक है। वो सब तो आगे की बात है, मैं बताऊंगा। और एक चैप्टर वो होगा जिसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस देके तुम्हारे काम को आसान नहीं किया जाएगा, तुमको नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी पाएंगी भिन्न भिन्न प्रकार की, और उन एडजस्टमेंट्स को तुमको कंसिडर करके फिर बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी में ज्यादा दिक्कत हो सकती है किसी को, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, वहीं पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक डेफिनेशन लिख लो शगुन के नाम पर, डेफिनेशन।
लिख लो। चलो क्या क्या, हाँ चलो, अब ये हो गया कार्यक्रम। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। अब हम इतने में तुमको समझ में आ गया होगा क्यों बनाते हैं, तो अपनी बुक से जस्ट वो थ्योरेटिकल कंटेंट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, यही चीज है। और बाकी अब तुम्हारे में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम में क्लासिफिकेशन किया गया है। कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैन एनीबडी टोल्ड मी व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। इधर 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 दिया है, बताओ कैपिटल रेवेन्यू नेचर आइटम में क्या डिफरेंस समझ में आता है तुम। कैपिटल आइटम मतलब जैसे बिल्डिंग, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जिससे हम पैसा कमाते कैपिटल से भी तो पैसा कमाते हैं, मशीन से पैसा कमाते हैं ना। हैं या डेली। हाँ हाँ, टू सम एक्सटेंट सही बोला, एग्जाम्पल सही दिया, मीनिंग नहीं बता पाया, एग्जाम्पल सही दिया कि ऐसे आइटम प्लांट मशीनरी कैपिटल नेचर के होते हैं और डे टू डे खर्चे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बट दिस इज एग्जाम्पल ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर होता क्या है, तो कैपिटल नेचर आइटम वो होता है जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग रन में असिस्ट करने में हेल्प करता है, रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं मशीन परचेस कर लिया, 10-15 साल तक मेरी बिजनेस में वो, मान लो प्रिंटिंग का बिजनेस है, प्रिंटिंग करूंगा, ठीक है, तो मशीन कौन सी हो गई, कैपिटल नेचर हो गई। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं विच इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर, मतलब जिस साल उसका खर्चा हुआ है उसी साल वो खर्चे क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। राइट ऑफ का सिंपल शब्दों में मतलब ये समझो यूज हो जाएंगे, जिस साल वो खर्चे हुए उसी साल यूज हो गए रेवेन्यू नेचर, जिस साल वो खर्चे हुए उससे ज्यादा 5-10 साल तक यूज होंगे कैपिटल नेचर। पर इनके बीच का भी एक आइटम होता है, याद है किसी को। हाँ। अरे यहाँ पर है, निकल नहीं रहे है ना। अरे यार, इन दोनों के बीच का भी एक आइटम होता है, वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऐसा होता है जो कैपिटल नेचर का नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस को चलाने में नहीं मदद कर रहा है। रेवेन्यू नेचर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी साल कंज्यूम भी नहीं होगा। एक साल एडवर्टीजमेंट करो, 4-5 साल तक तो उसका असर दिखता है ना, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए उसको बीच का बंदर मस्त कलंदर नया नाम ले दिया गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो बीच का आदमी होता है। तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में डिफरेंस समझ में आया। तो कैसे तुम लोग एक ट्रांजेक्शन को मैं तुमको बताऊंगा तो तुम लोग कैपिटल रेवेन्यू में डिफर करोगे, वो इसी बेसिस पे करोगे, ठीक है, कि क्या वो बिजनेस चलाने में यूज होगा तो कैपिटल नेचर, सालों साल यूज होगा कैपिटल नेचर, प्लांट एंड मशीनरी कैटेगरी का कैपिटल नेचर। अब मान लो मैं अपने घर, अपने बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बनवा दिया, कौन सा नेचर का है, मेरी फर्म की बिल्डिंग है उसके ऊपर एक और फ्लोर डलवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं अपनी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ना, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी में एक्सटेंशन का खर्चा करवाया, एक्सपैंड करवाया, उससे उसकी लाइफ और बढ़ गई, कौन सा नेचर, कैपिटल नेचर। क्यों, मशीन की लाइफ बढ़ा दिया, ठीक है। मशीनरी में रिपेयर्स करवाया, मशीनरी में ऑयलिंग करवाया, रेवेन्यू नेचर, ठीक है। मेंटेनेंस का खर्चा मशीन का, रेवेन्यू नेचर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, रेवेन्यू, ये तो डे टू डे खर्चा हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन, वही तो डेप्रिसिएशन को बोलते क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। ऑब्सोल्यूट वगैरह होता है पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डेप्रिसिएशन मारते है ना। ऑब्सोल्यूट तो अलग हो जाता है, फिर तो जीरो ही हो जाती है मशीन, है ना। तो ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो व्हाट कैन बी द कैपिटल, व्हाट कैन बी द रेवेन्यू। वन मोर थिंग, एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो यस एसेट में इंक्लूड हो जाता है। देखो डम लोग पीछे 2-3 बैठे हैं, उन लोग ऐसे देख रहे थे क्या बोले अभी अभी, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, है ना। सामने वाले बच्चे रेडी, भैया कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एसेट परचेस कर रहे हैं, जो भी खर्चा होता है ऐड हो जाता है ऐसा, और पीछे वाले बच्चे अच्छे दिख रहे हो ऐसा। चलो, तो कैपिटल रेवेन्यू नेचर में डिस्क्रिमिनेट करना कुछ ट्रांजेक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड हैंड कार परचेस फॉर 1 लाख, second hand car purchased for 1 lakh
एंड 10,000 पेड फॉर ओवरहॉलिंग, 10,000 पेड फॉर ओवरहॉलिंग। बताओ कौन सा नेचर है? कैपिटल 1 लाख कैपिटल नेचर है और बाकी 10,000, 1,10,000 कैपिटल 1,10,000 कैपिटल है। पक्का लॉक कर दूं तारे जमीन पर? देखो इन्हें ये है ओ सुकून। यस, दिस होल 1,10,000 इज सर कैपिटल नेचर। दूसरा वर्ड आप क्या बोले? ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग मतलब बताया था ना कि क्या बोलते हैं, जब सेकेंड हैंड मशीन परचेस करके आओ तो उसको चलाने वालाने की स्थिति में लाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। हाँ, सिंपल शब्दों में, ठीक है। दूसरा, 25,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। एक मशीन लाए, उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा। एम्बिग्यूटी आ रही है, आधे लोग रेवेन्यू रेवेन्यू वाले हाथ उठाए, कैपिटल वाले हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए, हर हर महादेव। हाँ, तो ये कैपिटल नेचर होता है क्योंकि मैं पहले भी बता दिया हूं कि मशीन परचेस करके उसको पहली बार जब तक चला ना दूं, मशीन लाया, टेम्पो में लाया, टेम्पो का भाड़ा, टेम्पो वाले को 10 रुपए के टिप, ठीक है, चाय पी लेना है बाजू टपरी से, ठीक है, फिर मशीन ला के रखवाया तो 4 लेबर लगे, उन चारों का पेमेंट, फिर मशीन वहां रखा गई, फिर गड़वाया, फिर धसवाया अंदर, फिर मशीन लगी, फिर चालू हुई, जो चालू किया पहली बार उसको भी जो पेमेंट होगी वो किस में ऐड होगी? मशीन में। पहली बार चल गई मशीन, अब दूसरी बार चलेगी तब से वो रेवेन्यू क्लासीफाई होना चालू हो जाएगी, सैलरी ऑफ द वो जो चलाने वाला है बंदा, ठीक है। बाकी पहली बार जब तक रन ना हो जाए, पहली बार रन को क्या बोलते हैं हम? जैसे ट्रायल बॉल होती है क्रिकेट में, वैसी ट्रायल रन होता है मशीन का। तो ट्रायल रन तक जितना भी खर्चा वो क्या हो जाता है? मशीन में ऐड हो जाता है, या कोई भी एसेट में, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर था। रिपेयर्स ऑफ 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस। रिपेयर्स ऑफ 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस मतलब बीइंग सो नेग्लेक्टेड, आप नेग्लेक्टेड थे तो इस वजह से आपको 5,000 की चपत लग गई, 5,000 का रिपेयर्स का खर्चा हो गया। हाँ, रेवेन्यू नेचर, यस, रेवेन्यू नेचर। रिपेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू नेचर। इधर अगर मैं बोलता रिपेयर्स ऑफ 10,000 इज टू बी मेड ऑन मशीनरी and due to this expenditure the expected life of the machine increased by 2 years। कैपिटल क्यों? क्योंकि मशीन की जिंदगी बढ़ा दे तो कैपिटल नेचर हो जाए। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्स पेड एंड द इंश्योरेंस एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्स पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव, जो ऊपर कार हम लोग खरीदे थे उसके लिए मैं रेवेन्यू नेचर। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, क्या एसी खरीदे? कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग हाँ कैपिटल ऐसा ही लिखा है क्वेश्चन में। अब तुम लोग समझो कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैसे पढ़ो? कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, कैपिटल। एसी खरीद रहे भाई, ऑफ कोर्स एयर कंडीशनिंग कहाँ से करवाऊं, और एसी खरीदना पड़ेगा ना, कि कूलर से भी होता है एयर कंडीशनिंग। हम तो कूलर वाले, हमको नहीं पता डिफरेंस बिटवीन एसी एंड कूलर। चलो, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ अ मशीन। कैपिटल क्यों? क्योंकि जब नई चालू हुई है तो वो कॉस्ट भी कैपिटल है, उसमें मशीनरी में ठीक, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन, आंसर आ चुका है, रीजन भी आ चुका है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी सही है, कैपिटल नेचर है। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ मशीन, कैपिटल वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन, कैपिटल नेचर, ठीक है। गाड़ रहे जमीन में उसको वो चालू वो करने के लिए। 500 स्पेंड ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री, रेवेन्यू। चमका धमका रहे हैं ऐसे फैक्ट्री को बाहर से। रिपेयर्स फॉर 2,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द मशीन, रेवेन्यू पहले भी आ चुका है। 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू, ठीक है। तो हल्का सा ट्रांजेक्शन, तो अब क्लियर डिस्टिंग्विश समझ में आ रहा है कैपिटल रेवेन्यू कैसे क्लासिफाई होता है। डेफर्ड रेवेन्यू बता दियो, जन्म सिद्ध एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि कभी कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं 10,000 का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट में तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इसी साल फायदा मिलेगा। हो सकता है उसको इस साल भी फायदा ना मिले, अगले साल मिले उस 10,000 का फायदा। इस साल को इसका फ्लैक्स देखे ही ना रहे, यहाँ फ्लैक्स भी लगा है क्या? हो सकता है वो 10,000 का फ्लैक्स कोई अगले साल देखे। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा इसी साल लॉस हुआ है ना, उसका इसी साल वो होगा, उसका फायदा होगा, मेरे को मोर देन 1 ईयर फायदा मिल सकता है। तो इट ऑलवेज कंसिडर
99% ऑफ द टाइम कंसिडर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो 1% टाइम में अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली तुमको ही बोल दिया बना के कि नहीं एडवर्टीजमेंट खर्चा हुआ है और इसी साल प्रॉफिट मिला, उससे ज्यादा मिला ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब फिर तुम उसको रेवेन्यू मान सकते हो, अदरवाइज इट्स ऑलवेज डेफर्ड रेवेन्यू, पैदाइशी डेफर्ड रेवेन्यू है। ठीक है, तो ठीक है। कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव भी तुमको पता है। कैपिटल रिसीव क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट, हाँ क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट बता दो। क्या क्या बोल रहे हो भैया? वही ना कि जो रिसीव्ड और रिसीवेबल, क्या क्या बोल रहे हो भैया? नए नए टर्म सुना रहे हो, कैपिटल रेवेन्यू है ना, नए टर्म्स है ना, बिल और रिसीट में मैं बहुत कि रिवीजन नहीं हुआ है कि नए टर्म्स है। कैपिटल रिसीव मतलब होता है कैपिटल का, कैपिटल के थ्रू कोई रिसीप्ट हो रहा, मतलब एसेट बेच दिया, उससे जो पैसा मिला, कौन सा रिसीप्ट है? कैपिटल रिसीप्ट है। रेवेन्यू रिसीव मतलब जो धंधे से कमाई होती है। मेरी कमाई कैसे होती है? फीस से, तो मेरी रेवेन्यू रिसीट क्या है? फीस। मैं अपना फोन बेच दूंगा आज, नहीं बेचूंगा, ठीक है, बेच दिया अगर, तो इससे पैसा मिलेगा, क्या होगा? कैपिटल रिसीव। मैंने अपना एसेट बेच दिया। तुम लोग बोलोगे फोन आपका एसेट थोड़ी, पर्सनल यूज के लिए, नहीं, मेरे को अगर पर्सनल यूज के लिए फोन चाहिए होता ना तो मेरे पास नोकिया C101 होता या सैमसंग के छोटे डब्बे फोन। मेरे को ऑफिशियल यूज के लिए फोन चाहिए, तो दैट्स व्हाई मेरे पास ऐसा फोन है, नहीं तो मैं नहीं यूज करता, क्योंकि आजकल मेरे को फोन ही अनप्रोडक्टिव लगने लगा है। ठीक है, सिर्फ वो जो जितना काम रहता है वो 2-3 ऐप मेरे फोन में है, वही काम किया था, उससे एक ना ज्यादा एक ना कम, और कुछ पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन वगैरह ओपन करने, तो इमीडिएटली लैपटॉप और आईपैड्स अगर अवेलेबल नहीं तो फोन वी कैन यूज। ठीक है, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट, नॉट एन प्रोडक्टिव डिवाइस एट ऑल। ठीक है, तो जो मैं एसेट वगैरह सेल कर देता हूं और उससे मेरे को पैसा मिलता है, वो कौन सा रिसीट होता है? कैपिटल। रेवेन्यू कौन सा होता है? जो मैं धंधे से कमाता हूं। क्लियर हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस? ठीक है, हो गया। अब मेरे को अब ये बताओ, मैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, रेवेन्यू रिसीप्ट है कैपिटल रिसीप्ट? मैं बिजनेस में पैसा लगाया, वो जो पैसा लगाता हूं ना, वो कौन सा रिसीप्ट है? रेवेन्यू रिसीप्ट है। कितने लोग रेवेन्यू वाले हैं? कितने लोग कैपिटल वाले हैं? कितने लोग ये वाले हैं? ये देखो, है मतलब है। ठीक है, तो पहली बात तो ये भाई, मैं कैपिटल लगाया, नाम में आंसर है, कैपिटल रिसीप्ट है। रेवेन्यू कैसे हुआ? मैं अपने आप को बेच रहा हूँ क्या कुछ सामान? कितने बार बोलूं, सिंपल सा फंडा है, धंधे से रिलेटेड जो इनकम होती है वो रेवेन्यू होती है, उसके अलावा सबको कैपिटल कैटेगराइज कर दो। ठीक है, सिंपल। तो मैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता हूं वो क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट। वैसे ही अगर मैं लोन ले लूं क्या होगा? क्यों, अब ये रेवेन्यू नहीं होगा? वही तो, मैं गुड्स बेचा ना भाई बैंक वाले को, अभी श्रेया बोली कि मैं बैंक वाले को गुड्स बेचता हूँ तब वो मेरे को लोन देता है। आदि कितनी कितनी बैटरी बेचा बैंक वाले को लोन लेने के लिए? 1 रुपया नहीं। लोन तो तेरे को ऐसे ही मिल गया होगा ना, सिक्योरिटी पर्पस में, पर श्रेया बोल रही तू बेचा है, पूछ उससे, कैसे कैसे पूछना। रेवेन्यू रिसिप्ट है पागल, बताइए। अरे मेरा बैटरी होती तो मैं लोन क्यों लेता? लोन क्यों लेता? एग्जैक्टली, लोन लेते तो क्या होता है वो? पैसे नहीं है, बैटरी नहीं है। हाँ, तो कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट है लोन। भाई तुमको ये समझ में आता है कि धंधे से रिलेटेड इनकम क्या होती है? मतलब मैं जो धंधा कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, उसको मैं सेल करता हूँ और उस सेल से जो मेरे को पैसा मिलता है वो क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट। और किसी भाषा में 1-2 ट्रांसलेटर है मेरे पास, गूगल ट्रांसलेटर, एनी मोर लैंग्वेजेस यू वांट। ठीक है, और स्लो मोशन -2x की स्पीड में बताऊं। लोन लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट लगाओ, बोली कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है? लोन, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, वैसे ही लोन रीपेमेंट, किसी को लोन दिया हूँ हाँ या तो बैटरी दिया हूँ, हाँ मतलब वो हाँ मैं बैटरी दिया हूँ, मुझे पैसा नहीं दिया तो हाँ। कौन सा अरे वो तो क्रेडिट, वो है तेरा डेटर है। हाँ। ठीक है, समझ में आया? और मेरे को ये बताओ, लोन दिया तो क्या किसी को लोन दिया तू किसी को लोन दिया है तो वो तेरा क्या बोलते हैं, वो है मतलब
तो उसको लोन देके रखा है तो तेरे लिए वो एसेट साइड में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से है। ऐसे तो हाँ तू देख अगर शॉर्ट टर्म देके रखा है तो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कैश सेल्स कैपिटल रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू रिसीव कैसे कैसे गुड्स बेचे गुड्स बेचे हाँ बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू है जो कैसे कि सब पैसा बेचे नहीं दिया है। होंगे ठीक है तो इसको भी क्लासीफाई करना तुम लोग सीख लो तो बेटर रहेगा। ठीक है चलो तो इसमें तुम लोग के बुक्स में डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस तुम लोग लिख लेना अपनी कॉपी में लिखने की इच्छा हो। मैं नहीं रेकमेंड करता थ्योरी भरो अपनी अकाउंट्स की कॉपी में बहुत ज्यादा क्योंकि अकाउंट्स इज एन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वी ऑल नो। क्वेश्चन आते भी है तो एक मार्क्स पूछ देगा क्लासीफाई दिस एज कैपिटल और रेवेन्यू और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम। ठीक है तो समझ में आई बात। बोलो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमको क्या क्या बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है ट्रेडिंग अब देखो अब ट्रेडिंग सिखाऊंगा छोड़ो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं अब अपने हिसाब से। अब तुम लोग जो बोलोगे वही करूंगा। नहीं 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 Yes. नहीं 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 अब जो बोलेगी वही पढ़ाऊंगा मैं। अब मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ आज से। वही कॉमन सेंस है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट देयर इज अ सीक्वेंस। पहले क्या पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या पहले समझ लो फॉर्मेट फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। फॉर्मेट हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है तुम लोग ये समझो नाम क्या है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है ट्रेडिंग इज अ वाइडल टर्म ना पहले बता रहा हूँ नहीं तो बच्चे पहले क्लेम करते हैं अब ट्रेडिंग का एक मीनिंग बता कैसे दिए। ट्रेडिंग इज अ वाइडल टर्म इवन अलग अलग अकाउंटेंट्स इकोनॉमिक्स ये लोग अलग अलग टर्म बताते हैं ट्रेडिंग का। हम लोगों को तो पता है कॉस्ट का भी मीनिंग डिफरेंट है इको में और अकाउंट्स में। कॉस्ट का मतलब इको में क्या होता है कॉस्ट इंक्लूड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द ओनर का खुद का जो काम और एक्सप्लिसिट मतलब आउटसाइडर्स पेमेंट है ना। पर अकाउंटिंग में कॉस्ट क्या होता है द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट है ना तो दैट इज कॉस्ट। तो सबके अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो तुम क्या कर रहे हो ट्रेडर एक क्या करता है हु इज अ ट्रेडर अकॉर्डिंग टू यू। अगर हमारे आसपास देखें हु इज अ ट्रेडर who just exchange goods and services purchase the good and sell the good purchase the good and just got the middle margin। अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है मैन्युफैक्चरर कैन बी द ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर कैन बी द सप्लायर है ना। ट्रेडर कौन होते हैं जो दुकान वाले होते हैं जो जनरली कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रिश्ता बनाते हैं। जैसे हमारे शहर में शक्ति बेकरी है। शक्ति बेकरी मैन्युफैक्चरर भी खुद है वो सप्लायर का भी काम करता है और वो सेल का भी काम करता है। वो खुद भी बेचता है और वो लॉट्स ऑफ शॉप बहुत सारी बेकरीज में केक सप्लाई भी करता है ना। तो वही क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर भी है और वो सेल भी करता है। ठीक है तो ये चीज तो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर तुमको क्या समझ में आया क्या आया ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर क्या आया ट्रेडिंग के अंदर आएगा तुम्हारा ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। क्या बोला all the things which is related to your production what is related to production। अब चलो आज मैं कंपनी बना रहा हूं और तुम लोग मेरे वो हो क्या बोलते हो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले हो। मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ जाऊंगा तुम लोग आंसर करो। सबसे पहले मेरे को प्रोडक्शन का काम चालू करना है मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए पैसे आ गए हैं ना पैसे मत मंगाना। अब क्या चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल ऑर्डर किया हेलो रॉ मटेरियल आ रहा हूँ रॉ मटेरियल बोला मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेज क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में उसको। धंधे का सामान परचेज किया उसको क्या बोलते हैं परचेज ही बोलते हैं। इतना कंफ्यूज क्यों जाते हो तुम लोग। मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अंदर में तुम्हारे। बोलो जब तक मुंह फाड़ के बोलोगे नहीं हमेशा पीछे ही रहोगे याद रखना। जिसका मुंह खुलता है अब चाहे वो गलत बोलने के लिए बोले चाहे वो सही बोलने के लिए बोले पर अगर मुंह खुल रहा है एप्रिशिएटेड। किसी भी सिचुएशन में अगर इसका मुंह खुलता है तो 10 में से 8 बार सही बोल देता है और कम से कम कोशिश तो करता है और इससे पता तो चलता है कि उतना नॉलेज है। तो भाई अपना बेसिक नॉलेज बाहर निकालो मुंह खोलना सीखो। दही जमा के रखोगे मुंह में तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे किताबी कीड़े बन जाओगे। किताबी ज्ञान इज नॉट सफिशिएंट। अगर सामने से कोई क्वेश्चन रेस कर रहा है तो ट्राई करो आंसर दो। गलत देने में कोई दिक्कत है या मैं बोला हूं गलत आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। कितने बार गलत होता है आंसर तुम लोग का इट इज एक्सेप्टेबल। बोलने की कोशिश तो करो तभी तो मेरे को पता चलेगा किस बच्चे का वहां तक दिमाग जा रहा है जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूं। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेज किया रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं परचेजेस बोलते हैं। मेरे पास आ गया
रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल ऐसे ही आ जाएगा, हेलो रॉ मटेरियल आ जैसे पीछे उड़ के आया ऐसे बाउंस? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसा हुआ, रॉ मटेरियल को लाते हुए, ठीक है, रॉ मटेरियल आया, अब प्रोडक्शन का काम चालू हुआ। प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, इंप्लॉय करेगा कि लेबर करेगा? लेबर करेगा। लेबर को मैं सैलरी देता हूं या वेजेस देता हूं? इंप्लॉय को क्या देता हूं? सैलरी जो देता हूं इंप्लॉय को, इंप्लॉय मेरे ऑफिस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे प्रोडक्शन को कोई फर्क पड़ेगा? पर एक लेबर नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन को भी फर्क पड़ेगा, है ना? तो ऐसे तुम क्लासीफाई करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। कैसे क्लासीफाई करोगे, तुम चेक करोगे कि ये मैं खर्चा अगर नहीं करूं, अगर ये खर्चा मैं नहीं करूं तो क्या मेरा इससे प्रोडक्शन रुक रहा है? अगर रुक रहा है तो वो डायरेक्ट खर्चा है, नहीं रुक रहा है मतलब वो इनडायरेक्ट खर्चा है। इंप्लॉय को मैं सैलरी दूं नहीं दूं, वो निकाल दूं, प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर लेबर में पड़ जाएगा, ठीक है। तो लेबर को वेजेस देता हूं, वेजेस इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो आ रहा था वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो मैं लिखते जाता हूं। सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, दिस इज सम यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल आया, इसको मैंने एक ट्रक में डाला, तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है। अब हो सकता है ये तुमको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन दे दे, पर वो नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन डिडंट वांट कि तुमको इतनी आसानी से वो बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन भी तुमसे थोड़ी नखरे दिखाएगा, तो वो तुमको बोल सकता है कैरियज बट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है, आ रहा है, कैरियज आउटवर्ड क्या होगा, जा रहा है। जाने वाला खर्चा कब होता है, सेल्स के टाइम, जब मैं यूनिट बेचूंगा तब मैं कैरियज आउटवर्ड खर्चा करूंगा, उससे प्रोडक्शन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। कैरियज आउटवर्ड कौन सा खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट, इधर नहीं दिखेगा मेरे को, ट्रेडिंग अकाउंट में दूर दूर तक इनडायरेक्ट खर्चे नहीं आएंगे, ठीक है। कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड बोल सकता है ना, फ्रेट इनवर्ड भी बोल सकता है। अब रॉ मटेरियल प्लस ये हो गया, प्लस अब आएंगे कौन हमारे, लेबर्स। कौन आएंगे, लेबर्स, नॉट एम्प्लॉइज। इनको मैं क्या दूंगा, वेजेस, ये भी ऐड हो गई वेजेस, ठीक है। प्लस अब एक बात बताओ, मशीन इंस्टॉल्ड है, मशीन खरीदा नहीं हो, मशीन इंस्टॉल्ड है, वो कैपिटल खर्चा था ना। यहां पर सिर्फ कैसे खर्चे आते हैं, रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आएंगे ना, कैपिटल नेचर आइटम यहां पर दूर दूर तक भी पर भी नहीं मारेगा अपना, ठीक है। तो कैपिटल नेचर मशीन परचेस किया, अपना कैपिटल नेचर आइटम है, उसको साइड में रखो अभी के लिए, ठीक है। अब मैं मशीन परचेस किया, अब मशीन चालू करने के लिए भी कुछ चाहिए क्या, एक तो आदमी चाहिए, लेबर, वो मिल गया है चालू करने वाला, हाँ नहीं एम्प्लॉयज नहीं, लेबर चालू करेंगे मशीन, ठीक है। तो लेबर मिल गए, चालू कर दिए, पर मशीन चलाने के लिए भी कुछ चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स ये भी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई प्रोडक्शन रुकेगा, अगर फ्यूल नहीं हुआ प्रोडक्शन रुकेगा, हाँ रुकेगा। प्लस काम कहां करूंगा, ये सब जो चल रहा है अभी, फैक्ट्री, फैक्ट्री मेरी खुद की नहीं है, रेंटेड है। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड रेंट, मतलब प्रोडक्शन वाला एरिया है, वहां का जो रेंट है, क्या वो मैं नहीं दूं तो मेरे को प्रोडक्शन, जिसका वो जमीन हो मेरे को वहां से निकाल देगा, है ना। तो काम रुकेगा प्रोडक्शन का, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट खर्चा हुआ, प्लस रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है, रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब मोस्ट प्रोबेबली हमने सारे खर्चे जो इन अ जनरल सेंस होते हैं, प्लस एनी अदर इनडायरेक्ट, एनी अदर डायरेक्ट खर्चा, प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पता कैसे करोगे कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर से बता रहा हूं, जो खर्चा तुम करके देखना दिमाग में सोच के, ये खर्चा नहीं करूंगी तो प्रोडक्शन रुकेगा क्या, हाँ अगर रुक गया तो डायरेक्ट खर्चा है, नहीं रुका तो इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। तो एनी अदर डायरेक्ट, तो ये सब करने के बाद मेरे पास गुड्स बन के आ गए। जैसे हम अगर रेंट है, गोडाउन अगर रेंट पे लेते हैं, हाँ तो प्रोडक्शन तो उससे कोई अफेक्ट नहीं होगी, तो नहीं, तो गोडाउन रेंट तो फिर चले जाएगा ना नीचे, मतलब गोडाउन रेंट तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। गोडाउन रेंट से मेरे को प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गोडाउन अलग रहता है, प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री अलग होती तो सर वो मतलब कि जो अपना वुड है, हाँ वो खराब होगा तो हाँ नहीं, तो वो सब आएगा, आगे आएगा, लॉस बाय क्या बोलते हैं वो सब आएगा नेक्स्ट, इनडायरेक्ट हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो सारे डायरेक्ट जो भी चीजें थी हमने कंसिडर कर ली। इतना करने के बाद क्या एक गुड बन के रेडी हो जाएगा, और कुछ लगेगा नहीं ना, इतना करने के बाद रेडी हो गया। अब गुड रेडी हो गया, अब क्या करूंगा, बन के रेडी है, अब क्या करूं, सेल्स करूं, सेल्स करूंगा, ठीक है।
तो अब सेल होना चालू होगा, ठीक है। अब देखो, अब होगा सेल्स। अब सेल्स में जो भी खर्चा होगा वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना, यहां सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे ही आते हैं। सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है, फ्रेट आउटवर्ड होता है, सारे क्या है, सेल्स के खर्चे हैं। तो सेल्स के खर्चे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, बस अपने सारे वैसे खर्चे ले रहा हूं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेल्स एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। किधर आएगा वो बाद में बात करेंगे, पर अभी के फिलहाल आएगा। सेल हो गया, उसके बाद अब तुम्हारा आ जाएगा फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बच जाएगा। क्योंकि मान लो मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, 8,000 बिक गए, तो 2,000 बच गए, ठीक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा आ जाएगा। और फिर इस अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलता हूं, ठीक है। तो तुम लोगों को एक ग्रॉस आइडिया तो मिल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमको क्या क्या करना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, चलो बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। वैसे तुम लोगों को फॉर्मेट याद नहीं करना है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेट तुमको याद नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू, क्या बोलते हैं, लाइक एक तुम्हारे पास ग्रॉस आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसा दिखता है ये कुछ, ठीक है। सबसे पहले मेरा बिजनेस इस साल स्टार्ट नहीं हुआ है, चल रहा है बहुत समय से। तो पिछले साल का जो 2,000 स्टॉक बचा था क्लोजिंग, इस साल का वो क्या होगा, ओपनिंग, ब्रॉड डाउन, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन चालू होगा टू ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो यहां पर मेरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा जो पिछले साल का था। अब मैं करूंगा परचेजेस, टू परचेजेस, मैंने परचेज किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं परचेज करता हूं तो मैं परचेज रिटर्न भी करता हूं क्या? कभी कभी, कभी कभी मेरे को मजा नहीं आता तो मैं क्या बोलता हूं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं। तो वो परचेज रिटर्न या तो तुम परचेज से माइनस कर दो और या तो क्रेडिट साइड दिखा दो, बात तो वही है, ठीक है। आज देखो, जैसे मान लो 1,00,000 की परचेज थी और 10,000 का परचेज रिटर्न दिखा दिया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया बैलेंस, 90,000 आ गया। अल्टीमेटली बैलेंस कितना आ गया, 90,000 आ गया। वैसे ही अगर मैं डायरेक्टली इसको 1,00,000 माइनस 10,000 दिखा दूं तो भी 90,000 ही आया, ठीक है। तो बात वही है, जो तुम्हारा मन हो तुम वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं यहीं पर दिखा देता हूं माइनस परचेजेस रिटर्न, माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को माइनस करके यहां पर बाहर में डायरेक्ट अमाउंट लिखोगे, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आएगा टू वेजेस एंड सैलरीज। अब पहले बता दे रहा हूं, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर सैलरी है, उसके अंदर सैलरी नहीं है, ठीक है। इसके बीच में तुम डिफरेंस समझो। अगर तुमको लिखा है सैलरी एंड वेजेस, इसका मतलब होता है सैलरी, ठीक है। और तुमको अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो इसका मतलब होता है वेजेस, मतलब जो पहले लिखा है वही है, ठीक है। जो पहले लिखा है वही है। तो ये टू वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब क्या है, वो वेजेस है, ठीक है। फिर टू कैरिएज इनवर्ड्स, सारे खर्चे डेबिट होते हैं ना, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू कैरिएज इनवर्ड्स। नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। टू कैरिएज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, टू कार्टेज इनवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री पावर, टू फ्यूल। देखो हो गया, ऑल पॉसिबल एक्सपेंसेस आर लिस्टेड डाउन, जो प्रोडक्शन में लग सकते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी। फिर अब इधर आएगी बाय सेल्स, ऑल द इनकम्स आर, हाँ पर्टिकुलर अमाउंट, ऑल दी इनकम्स आर क्रेडिटेड। सेल्स इनकम है, क्रेडिट होना चालू हो गई। इसमें क्या माइनस करूं, हाँ सेल्स रिटर्न माइनस, नेट लिखूंगा। बाय स्क्रैप सेल्स, इधर ही आता है स्क्रैप सेल्स, मतलब मैं प्रोडक्शन का काम कर रहा हूं, मान लो जूता बना रहा हूं, तो कुछ ऐसे चमड़ा वमड़ा बच जाता है ना जूते में, या कुछ प्लास्टिक का काम करो, कुछ प्लास्टिक वगैरह बच गया, टीना लोहा लाया, टीना लोहा, उसको बुला के बेच दिया, तो दैट इज समथिंग विच वी कॉल रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और कुछ कॉस्ट रिकवर हो गया उससे, चिल्लर ही हुआ होगा, तो स्क्रैप सेल्स, ठीक है। फिर बाय एबनॉर्मल लॉस, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो, बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है।
फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आखिरी में मेरा बच गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आखिरी में मेरा रिमेनिंग हो गया। अब देखो, अब ये जो अकाउंट होता है इसका बैलेंसिंग फिगर आता है। देखो, अब 2 मिनट लिखना छोड़ के देख लो एक बार। अब ये जो अकाउंट है इसका बैलेंसिंग फिगर आता है। क्रेडिट साइड मेरी क्या शो कर रही है? क्रेडिट साइड क्या शो कर रहा है मेरा? क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट क्या शो कर रहा है मेरा? इनकम। और डेबिट साइड क्या शो कर रहा है? एक्सपेंस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो क्या हो गया? लॉस। तो बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा। बस ये अकाउंट इतना ही है, ये हो गया क्लोज। ऐसा अब इसका फॉर्मेट तुम बना लो अपनी कॉपी में। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस अकाउंट के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं और तुम्हारे बहुत प्रयोग में आ सकते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बिके उनके कॉस्ट कितना था। ठीक है, जो गुड्स बिका उनका कॉस्ट कितना था। ऐसे ही सेम टू सेम लिखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इसको नेट परचेज करो, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही लिखना साफ सुथरा। स्टॉक को मैं क्या क्या बोल सकता हूं? इन्वेंट्री, गुड्स। ठीक है ना, ये सब तो पता है ना तुम लोग। इसको लिख लो और कुछ कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा एक दो। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला भी लिख लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्या बोलते हैं, ये जो लैपटॉप है हम्म और ये टीवी है, हम्म जो तुम्हारा गुड्स सेल हुआ है ना, उसका कॉस्ट कितना, कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो पिछले साल प्रोडक्शन हुआ था गुड्स। ठीक है, तो उसको पूरा कंसिडर कर लिया। प्लस इस साल जो परचेज किया नेट, नेट मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जब भी मैं तुमको नेट परचेज बोलूंगा इसका मतलब क्या है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट सेल्स बोलूंगा उसका मतलब क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो तुमको क्या करना है, इस साल जो गुड्स बिके उनके कॉस्ट निकालने हैं। तो तुम पिछले साल वाले गुड्स ले लोगे, उसमें उसके कॉस्ट इंक्लूडेड होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, प्लस उसमें परचेजेस करोगे। ठीक है, प्लस इस साल के डायरेक्ट खर्चे करोगे, है ना, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल नहीं बिका। इस साल जो नहीं बिका क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो इस साल जो बिका वाले गुड्स का क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? इस साल जो गुड्स बिके उसके कॉस्ट आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला बनता है, सिंपली लॉजिक। और एडजस्टेड परचेज मतलब होता है कि जो पिछले साल जो तुम लोग बैलेंस करते हो, क्या करते हो? बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो। वो जब साल की स्टार्टिंग होती है तो हम उसको परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, और जो साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको भी हम परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले एंट्री हम लोग पास करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को सीधा कहां डाल देते हैं? परचेज अकाउंट में। अब एक बात बताओ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे ना जिसमें तुम लोग ओपनिंग एंट्री पास किए थे, गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो उसमें जो तुम लोग गुड्स लिख दिए थे वो गुड्स को तुम कैसे बेचते? तुम्हारे पास तो परचेज नाम का है ही नहीं कुछ, तो उसको हम लोग परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। और साल के एंड में जो बचा वो गुड्स रहता है उसको भी हम परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। मतलब हमने परचेज को क्या किया? एडजस्ट कर दिया, किसके साथ? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ। ठीक है, तो देखो
अब देखना फॉर्मूला तो अब समझ में आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ रहा होगा, मान लो 100 यूनिट रहा होगा, ठीक है, उसमें मैंने परचेजेस को प्लस कर दिया, मान लो 200 यूनिट मैंने प्लस किया, और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 50 है, ठीक है। तो कितना 250 रुपए क्या हो गया, मेरा एडजस्टेड परचेज आ गया। मतलब मेरी जो परचेज है जो एडजस्ट हो गई है किसके साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ, वो कितनी है, 250 है। मतलब अब इसका क्वेश्चन में बेसिकली एक एप्लीकेशन है कि अगर क्वेश्चन में तुमको एडजस्टेड परचेज दिए रहती है, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया एडजस्टेड परचेज, तो तुम 3 आइटम इग्नोर कर दोगे। क्या 3 आइटम इग्नोर कर दोगे, यही 3, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर, परचेज इग्नोर, क्लोजिंग इग्नोर, ये तीनों की जगह सिर्फ एक आइटम लिख दोगे, क्या, एडजस्टेड परचेज। इसका ये एप्लीकेशन है बेसिकली क्वेश्चन में, ठीक है, कि डायरेक्टली तुम ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखते हो, परचेजेस डेबिट साइड लिखते हो, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हो, ये तीनों को हटा के बस एडजस्टेड परचेज लिख दोगे, बात खत्म। क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। इसका भी मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इसका भी मतलब वही है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस, और ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है तो माइनस, तो इसका भी मतलब यही है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और एडजस्टेड परचेज का भी मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो डायरेक्टली अगर तुमको क्वेश्चन में ये दिया है तो तुम ये तीनों को इग्नोर मारते हुए डायरेक्टली डेबिट साइड क्या लिख दोगे, एडजस्टेड परचेज। समझ में आया, तो ये उसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसको लिख लो, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिख ली होगी, ये जर्नल एंट्री लिख दो, सर ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये लिख लो दोनों एंट्रियां। चलो कुछ जनरल नेचर से तुमको यूजुअली 99% क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेंगे, उनके नाम लिख लो बस। और कोई सा एक्सपेंस नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कि इसका मतलब क्या होता है। कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, इनवर्ड्स, नॉट आउटवर्ड्स ना, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी ऑन परचेजेस, रॉयल्टीज, कंज्यूमेबल स्टोर्स। सर एक मिनट, सर अगर कंज्यूमेबल स्टोर्स, CONSUMABLES, कंज्यूमेबल स्टोर्स। सर ये मशीन है हाँ, जो जो मतलब कि हम फॉरेन से ला रहे हैं, हम्म वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, हम्म वो मेरे लिए है लेकिन वो टेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी नहीं नहीं, फैक्ट्री में लगाने के बाद भी एक बार चलाई जाएगी, रास्ते में कुछ भी खराबी आई हो सकती है। हाँ, फिफ्थ वाला है ड्यूटी ऑन परचेजेस, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज ROYALTIES। कोई भी मशीन हो, घर आने के बाद, अब एक बात बता, तुम कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक खरीदता होगा, वॉशिंग मशीन वगैरह, जब वो फैक्ट्री में बनती होगी उसके बाद ट्रायल रन नहीं होता होगा, होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परचेस करते हैं ना, देखना उसको पीछे पलट के ओके टेस्टेड लगा रहता है स्टिकर, देखियो ओके टेस्टेड लिखा रहता है, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो ट्रायल रन हो चुका है उसका। तो वो तो वहां तो होता ही होता है, हमारे लगने के बाद भी एक कराना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिफेक्ट आ सकता है रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन में, फॉरेन से आ रही है कुछ भी, फॉरेन से क्या बाजू वाले शहर से आ जाए तो फिर रास्ते में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ जब करता है तो फिर वो तो मशीन में प्लस हो जाता है, तो कि ये कैपिटल में प्लस हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा आइटम जो तुमको अनफेवरेबल लग रहा है और समझने की कोशिश इच्छा है, रॉयल्टी, इट्स रॉयल्टीज, बोलो रॉयल्टीज, ठीक है, रॉयल्टीज समझना है, बाकी सब समझ में आ गया। ड्यूटी ऑन परचेज मतलब वही टैक्स वैक्स वगैरह, और कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स से खरीद रहे हैं। नहीं, जो मशीन की ऑयलिंग ग्रीसिंग वीजिंग वगैरह होती है ना, है ना, और जो छोटे मोटे औजार लगते हैं मशीन को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, है ना, ठोकने ठाकने वाले प्लायर वायर, ये सब वो सब कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका भी चिल्ली पिल्ली खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है, ठीक है। बात उठी रॉयल्टी की, रॉयल्टी मतलब सिंपल सी बात है, राइट,
रॉयल्टी मतलब क्या होता है? राइट। आर फॉर रॉयल्टी, आर फॉर राइट। तो जैसे मान लो कि मैंने एक फोन लॉन्च किया, ठीक है, क्या फोन? हाँ, मैंगो फोन। यस, अच्छा तुम लोग को याद है, मैंगो फोन वाला एग्जांपल याद है? हाँ, बस वही तो रॉयल्टी है कि सैमसंग मेरे को, मैं मैंगो फोन लॉन्च किया, चल नहीं रहा था मार्केट में, मैं बोला सैमसंग वाले से पूछा कि तुम्हारा फोन क्यों बिकता है, तो बोला ये जो पीछे सैमसंग लिखा है ना, उसका उसका पैसा इस वजह से फोन बिकता है। तो मैं उसको बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंगो फोन मिटा के मैं क्या लिख देता हूं? सैमसंग। ठीक है, तो वो क्या बोला मेरे को फिर कि एक फोन का 10,000 ट्रांसफर कर देना। तो क्या एक ऐसा खर्चा है जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट पे लग रहा है? 10,000 रुपए हर प्रोडक्ट पे लग रहा है, हर फोन के यूनिट पे 10,000 रुपए खर्चा हो रहा था। तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल रॉयल्टी, यानी राइट। काहे का राइट? सैमसंग लिखने का राइट, मेरे फोन के पीछे सैमसंग लिखने का मेरे को राइट मिला, तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल रॉयल्टी, और इट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर या सर कुछ प्रोडक्ट है हाँ। जो मैं इनोवेट, मतलब कि एक मतलब फोन है, हम्म उसमें फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मैं इनोवेट किया हाँ और मैं उसका पेटेंट बना दिया। हाँ तो कोई वो आती है, हम्म कोई कंपनी आती है कि मुझे ये चाहिए, हाँ तो मुझे पर यूनिट या पर यूनिट के वजह से मेरे को रॉयल्टी मिलेगा ऐसा? हाँ यस। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो तुम्हारे बुक में। 18 पॉइंट कुछ कुछ। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। स्टॉक दिया हुआ 1 अप्रैल 2018 को मिला, मिल गया। 1 लाख का स्टॉक दिया है, ठीक है, मिल गया है ना। वो वाला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो उसमें हम लोगों को बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ 31 मार्च 2019 को। सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे दिया रहता है देखो। एक बात तुम लोग और समझना, तुमको क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम है वो कहीं भी सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, कहीं भी, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट जाए, चाहे वो पीएनएल अकाउंट जाए, चाहे बैलेंस शीट। कितना आइटम बनाने हैं मेरे को? 3। तीनों में से कोई भी सिर्फ एक जगह जाएंगे उन लोग। ठीक है, कौन से आइटम? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे। ट्रायल बैलेंस के बाहर भी कुछ आइटम्स होंगे, लाइक 90% केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, तो वो 2 जगह जाएगा। कहां 2 जगह जाएगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हम देख के, और एक बैलेंस शीट में भी जाएगा एसेट साइड। ठीक है, तो ये याद रखना, बस अभी के लिए इतना याद रखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम कहीं भी एक जगह जाएंगे, पर ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम कहीं भी 2 जगह जाएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में कहीं पर शॉर्ट में लिख ले रख लेना, आइटम्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड ओनली any one place, whether in trading account, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, पर कोई भी एक ही जगह जाएंगे। इसका उल्टा लिख लेना, आइटम्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू 2 places in trading, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। क्या? 1 प्लेस, वेदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, पर किसी भी एक ही जगह जाएंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम कहीं भी एक जगह जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम कहीं भी 2 जगह जा सकते। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो अपने आप को असिस्ट करने की। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तुमको बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक पहले क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन। तो सेकंड पॉइंट वही है कि कहीं भी 2 जगह जाएंगे। तो देखो, स्टॉक दिया 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख रुपए का, यानी ये कौन सा स्टॉक है?
31 मार्च 2019 को बना रहा हूं, 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक दिया, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। साल के शुरुआत में पहले दिन जो स्टॉक दिया रहता है कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, वेजेस दिया है मेरे को सेल्स दिया है मेरे को, रिटर्न आउटवर्ड दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब गया, गया मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है, फ्रेट इनवर्ट दिया है मेरे को परचेज दिया है 10 लाख का, मेरे को कैरियज इनवर्ट भी दिया है मेरे को, रिटर्न इनवर्ट दिया है मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च 2019 को 2 लाख रुपए। ठीक है, बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। तो पहला आइटम क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का है? 1 लाख रुपए। फिर देखो टू वेजेस, नहीं, सेकेंड आइटम आता है टू परचेजेस। परचेजेस कितने की है? 10 लाख रुपए की। इनर कॉलम में लिखना, क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न भी है, तो माइनस करोगे परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का है? 80,000 रुपए का। तो ये कितना हो गया? 9,20,000 रुपए। ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा टू वेजेस 50,000 रुपए का। ठीक है, टू फ्रेट इनवर्ड, सर 2 CR लिख लो आप। परचेज रिटर्न, टू फ्रेट इनवर्ड्स 5,000 का है, टू रिटर्न इनवर्ड, सॉरी टू कैरियज इनवर्ड कितने का है? 10,000 का है। ठीक है, सर 2 वेज सैलरी लिखना है या 2 टू वेजेस लिखा है ना क्वेश्चन में, वेजेस है तो बस वेजेस लिखना। बाय सेल्स, सेल्स कितने की है? 15,50,000 रुपए, पर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड 50,000 रुपए की, तो सेल्स कितने की हो गई? 15 लाख की। ठीक है, और कुछ है? देखो स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न आउटपुट हो गया, फ्रेट हो गया, परचेज हो गया, इनवर्ट हो गया, बस अब आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। अब निकालो बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड का टोटल लगाओ, देखो किस साइड बड़ा आ रहा है। तो 15 दो 17 लाख रुपए। तुम लोग डायरेक्ट मत लिख देना, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। ये कितना हो गया? 9,20,000, 10,20,000, 10,20,000। 10,70,000। 10,85,000। हाँ, नहीं, एक ही बार ऐड क्यों? हाँ, एक ही बार ऐड क्यों? 10,85,000 आया, तो डेबिट साइड कम आ रहा है, मतलब मेरा क्या हो गया है? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 10,85,000 माइनस कर देंगे 17 लाख, 6,15,000 का क्या आ गया मेरा? बोलो क्या बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर को? ग्रॉस प्रॉफिट। यस, यस, और इधर भी लिख दो टोटल 17 लाख रुपए। देखो ऐसे बनता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आया? ऐसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, इसको नोट कर लो। इलस्ट्रेशन हमको देखना है फिफ्थ वाला, तो वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट, श्रिया अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच? Trade sales return with freight can be not opening stock 1,50,000, two purchases, and we know that purchases include the total purchase which includes cash and credit purchase both. So the question given us cash purchases, what problem? Just only for the dumb students. Credit purchases, credit purchases. Okay, see, cash purchases 1,50,000, credit purchase 9 lakh, total purchases. Okay, can you please tell me the amount of purchases return? Purchases return 10,000, 10,40,000. Then return inward, freight inward. Freight inward is 3,000.
Carriage inward is 3000. Okay, next to carriage. Carriage how much? 3000. To wages and salaries. Okay, so wages comes first, so it is a direct expense, 4000 rupees. Opening stock we already taken. Closing stock is 88,000. Before writing closing stock, I want to write sales. By sales, it also include cash sales and credit sales, both. So cash sales is 1,60,000 and credit sales is 11 lakh. 12,60,000. Then by closing stock, okay, here we got the new point. See, in the question, it is provided that closing stock valued at 88,000, but the market value of closing stock is 84,000. क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 84,000, बट बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 88,000. So according to you, can you please tell me which value I'm going to consider for closing stock, 88 or 84? Book value is 88,000 and market value is 84,000. So according to you, you are going to be the future accountants. So can you please tell me what value I am going to consider for the valuation of closing stock? 84. Why? Or that's Yeah. The market Why I am going to consider market value? I am going to consider the book value. Why market value? I want the valid reason. क्योंकि वो market value है, so that's why I am going to consider market value. What a foolish reason. Anybody? बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही खुद बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे स्टॉक वैल्यूएशन होता है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हम पढ़े ही नहीं है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? प्रोफेशनल कोर्सेज में. प्रोफेशनल कोर्सेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलता है कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो कम हो. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, 11th लेवल में तुम्हारी बुद्धि क्यों चलती है? वाई वी आर गोइंग टू कंसिडर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? इससे तुम्हारा लॉस है ना. आई थिंक every businessman want to show the profit, है ना? So why we are considering lesser value in the credit side, which is the income side? Because there is an accounting principle, prudence or conservatism. ठीक है? It is an accounting principle which shows us that we have to consider all anticipated losses, but we don't have to consider any anticipated gain. मतलब क्या मतलब हुआ इसका? कौन सी भाषा है? समझ नहीं आया। पढ़ा था. हाँ बताओ, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? डोंट. द फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को हम नोट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट. Yes, exactly. So this accounting principle tried to say that we have to provide all anticipated losses, but we don't have to provide any anticipated gain or profit. ठीक है? So according to this principle, I am going to consider closing stock as 84,000. यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेना, prudence principle. ठीक है? Prudence principle यहाँ लिख लेना. So closing stock and opening stock will consider all the points, so we have to find GP. 12,60,000 plus 8,40,000, sorry, 84,000 minus 1,50,000 minus 10,40,000 minus 3,000 minus 3,000 minus 4,000. So 1,44,000 profit. Okay, got the point? Note it down. अच्छा, सेल्स रिटर्न ना, माइनस सेल्स रिटर्न कितने का है? 20,000. तो ये हो जाएगा 12,40,000, तो इससे ही हो जाएगा 24. ठीक है? ओके, क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? ओके.